हेलो फ्रेंड, आपका हमारे इलेक्ट्रोमहल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम लोग डीएमआरसी का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। डीएमआरसी जो इलेक्ट्रिकल सॉल्व पेपर 2020 का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं फ्रेंड। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 53 तक। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 से फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है, और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर करें, ठीक है फ्रेंड। और इससे पहले हम जो भी लेक्चर डालें फ्रेंड उसको आप देखें, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है। अगर हमारा लेक्चर आप 1 2 3 लगातार आप देखते आए होंगे फ्रेंड, तो आपको ये दिख जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही बता चुके हैं लेक्चर 1 में। तो चलिए फ्रेंड दोबारा से बता देते हैं आपको कि लेक्चर 1 लेक्चर पार्ट 4 में हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 54 कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वोल्टेज रेगुलेशन इज़ आल्सो कॉल्ड पेसिमिस्टिक मेथड। ठीक है फ्रेंड, तो जो ईएमएफ मेथड होती है उसको पेसिमिस्टिक मेथड कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब पेसिमिस्टिक मेथड होता क्या है, इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है हमारा है, एक्चुअल जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उससे ज़्यादा ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ईएमएफ मेथड को हम लोग पेसिमिस्टिक मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर इसी क्वेश्चन में पेसिमिस्टिक ना देके अगर आपको ऑप्टिमिस्टिक पूछ लिया होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक मेथड, तो आपको ऑप्शन कौन सा ही होता है, एमएफ मेथड। ऑप्टिमिस्टिक मेथड क्या होता है, इसमें जो एक्चुअल जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है हमेशा उससे कम मिलता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए एमएफ मेथड को हम लोग ऑप्टिमिस्टिक मेथड या एम्पियर टर्न मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। जीरो पावर फैक्टर बहुत ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोल्टेज रेगुलेशन निकालने की विधि है, और इससे वोल्टेज रेगुलेशन हमारा बहुत एक्यूरेट प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड। मैंने इसके बारे में लेक्चर 1 में डिस्कस कर दिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि फॉर ए प्रोटेक्टिव रिले इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मिनिमम वोल्ट एम्पियर रिक्वायर्ड फॉर द रिले ऑपरेशन। तो फ्रेंड आपको हम चारों ऑप्शन बता दे रहे हैं कि फ्रेंड इसमें होता क्या है। देखिए, सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है, मान लीजिए पहली बात तो रिले एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है हमारी, ठीक है, जो मतलब फॉल्ट को सेंस करती है और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराती है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें जो सेलेक्टिविटी वर्ड है, अगर किसी जोन को हम रिले को मतलब किसी जोन को हमें सेव करना है, रिले से मतलब बचाना हमको है, प्रोटेक्ट करने के लिए लगाएं किसी जोन को, तो उसमें रिले जो लगाए हैं तो रिले हमारा क्या होना चाहिए, उसकी सेलेक्टिविटी जो अच्छी होनी चाहिए। वो जिस जोन में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया है और जहाँ पे फॉल्ट हो उस फॉल्ट को सेलेक्ट करने और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराने हेतु उसकी सेलेक्टिविटी जो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो सेलेक्टिविटी का मतलब आपको फ्रेंड समझ में आ गया होगा। अब देखिए रिलेबिलिटी, रिलेबिलिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड। रिलेबिलिटी जो होता है हमारा है फ्रेंड, वो विश्वसनीयता होता है। मान लीजिए हम रिले को लगाए हैं किसी जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो रिले हमारा सही टाइम पे ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। स्पीड, अगर रिले में सबसे अच्छी स्पीड की हम बात करें, कौन सा ऐसा रिले है जिसका ऑपरेटिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो एक हमारा ऑप्शन इसमें आता है पिटॉट रिले। आप सुने भी होंगे फ्रेंड, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से अच्छी किताबों को पढ़ रहे होंगे, तो फ्रेंड आपको पता होगा पिटॉट रिले जो होता है इसकी ट्रिपिंग स्पीड बहुत हाई होती है, और रिले जो हम लगाए हैं उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है फ्रेंड कि जैसे हमारा कहीं फॉल्ट हुआ तो एकदम मिनिमम ऑपरेटिंग क्वांटिटी पे रिले हमारा सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए यहाँ दिया है मिनिमम वोल्ट एम्पियर रिक्वायर्ड फॉर द रिले ऑपरेशन, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारी क्या होगी, सेंसिटिविटी हो गई, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड रिले भी हमारे बहुत तरह के होते हैं, जैसे मान लीजिए इंस्टेंटेनियस रिले। फिलहाल में कोई ऐसा रिले नहीं बना है जो 0 सेकेंड में मतलब ऑपरेट कर जाए, ठीक है ना फ्रेंड। तो एक ऐसा रिले जिसका ऑपरेटिंग टाइम 20 मिली सेकेंड से कम है तो हमारा इंस्टेंटेनियस रिले कहलाता है। डिफिनेट टाइम रिले होता है। एक आईडीएमटी रिले होता है। आईडीएमटी का फुल फॉर्म कभी पूछ लेता है कि आईडीएमटी रिले का फुल फॉर्म बताइए, तो इनवर्स डिफिनेट मिनिमम टाइम लैग इसका फुल फॉर्म होता है आईडीएमटी रिले का, ठीक है फ्रेंड। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, इसको मिटा लेते हैं फ्रेंड। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर द डीसी मेजरमेंट ओनली, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें हम लोग एक एक ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है फ्रेंड। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारा जो होता है केवल एसी पे यूज़ किया जाता है। इसमें जो टार्क होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट से कि इसका जो स्केल होता है फ्रेंड, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है फ्रेंड वो कितना डिग्री तक फैला रहता है, इसका रेंज क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है फ्रेंड वो 300 डिग्री तक फैला हुआ रहता है।
ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल में भी आ चुका है, ठीक है क्वेश्चन फ्रेंड, और ये आर के राजपूत में क्वेश्चन दे रखा है और ये आपको जेबी गुप्ता में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला ऑप्शन नंबर 2 दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है फ्रेंड एसी और डीसी वोल्टेज दोनों पे यूज़ किया जाता है। केवल वोल्टेज पे कंफ्यूज करता है, कभी करंट देगा तो नहीं मानना है, केवल वोल्टेज मानना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा है हिस्टैरिसीस और मैग्नेटिक इफेक्ट से फ्री होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो हम डैम्पिंग यूज़ करते हैं वो हम कौन यूज़ करते हैं फ्रेंड, फ्लूइड, ठीक है। इसमें हम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में बैलेंस की कंडीशन में जो हमारा रिलेशन निकल के आता है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक है। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर का मतलब इसका जो स्केल आएगा हमारा एक पैराबोला, देख रहे हैं, इसका जब ग्राफ खींचेंगे ये वाला, इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा मिलेगा हमको, ठीक है। मतलब इसका स्केल जो होगा नॉन लीनियर होगा। ऑप्शन में नॉन लीनियर भी हो सकता है, क्रैम्प्ड भी हो सकता है, कंप्रेस्ड भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको नॉन यूनिफॉर्म इतने तरह के ऑप्शन बना के वहाँ कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में फ्रेंड, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका स्केल जो होता है फ्रेंड वो नॉन लीनियर होता है, नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं या क्रैम्प्ड बोल सकते हैं या कंप्रेस्ड बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है फ्रेंड इसको हम, इम्पोर्टेंट बात, इसको हम 132 केबी से 220 केबी तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है फ्रेंड। इसको मीटर वोल्टीमीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का फ्रेंड जो स्केल होता है वो लीनियर होता है, क्योंकि बैलेंस की कंडीशन में इसमें जो टी डी बराबर टी सी यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क कंट्रोलिंग टार्क जब बराबर हो जाता है तो इसमें जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है फ्रेंड। इसका ग्राफ हमारा ऐसा होता है, मतलब इसका जो स्केल होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। और इसका हम यूज़ केवल परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम केवल डीसी पे करते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसका हम लोग यूज़ केवल किस पे करते हैं, डीसी पे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में जो डैम्पिंग यूज़ करते हैं फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जो डैम्पिंग यूज़ करते हैं फ्रेंड वो बहुत ही मोस्ट इफिशिएंट डैम्पिंग होती है। वो हमारी जो यूज होती है फ्रेंड ईडी करंट डैम्पिंग, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में पूछते हैं कभी कभी कौन सी डैम्पिंग यूज़ करते हैं फ्रेंड, तो ईडी करंट डैम्पिंग। इसको केवल डीसी पे यूज़ करते हैं, इसका स्केल लीनियर होता है, ठीक है फ्रेंड। और इसमें कंट्रोलिंग के लिए पूछ देता है कभी, इसमें कंट्रोलिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में हम लोग कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग कंट्रोल का यूज़ करते हैं। चलिए इसमें अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या दिया है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है फ्रेंड। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। चलिए देखते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं फ्रेंड, तो अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप, ठीक है फ्रेंड। इसमें जो टी डी बराबर टी सी जब आता है तो इसमें क्या होता है, इसमें रिलेशन निकल के आता है हमारा है थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। तो आप जब इसका फिर से ग्राफ खींचेंगे तो पैराबोला टाइप में मिलेगा, इस टाइप में, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ मिलेगा हमको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो इसका भी स्केल क्या होता है कोई पूछ देगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। इसका स्केल नॉन लीनियर होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्रैम्प्ड होता है, कंप्रेस्ड होता है। इसको एसी डीसी वोल्टेज हम करंट दोनों भी यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और ठीक है, तो ये हमारा हो गया मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। चलिए फ्रेंड हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड इससे रिलेटेड हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो बन सकते थे हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड और इसमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डैम्पिंग यूज़ करते हैं फ्रेंड को पूछा जाता है कभी कभी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कौन से डैम्पिंग, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और इसमें कंट्रोलिंग की बात करें तो कौन सा कंट्रोलिंग यूज़ करेंगे हम लोग फ्रेंड, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं, कंट्रोलिंग के तौर पे स्प्रिंग कंट्रोलिंग का यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 57। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 57। चलिए दिया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को 50 हर्ट्ज प्रणाली से आपूर्ति प्रदान की गई। यदि रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज हो तो स्लिप ज्ञात करिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है हमारा है एफ आर बराबर एस इंटू एफ,
ठीक है फ्रेंड, एफ आर बराबर क्या होता है एस इंटू एफ। आपको देख ही रहेंगे रोटर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 30, ठीक है, आपको स्लिप निकालना है, एस का मान निकालना है आपको है। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ आर बराबर एस इंटू एफ एस होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 दिया है। अब सॉल्व कर लीजिए, स्लिप का मान आपको ये वाला मिल जाएगा 0.6, ठीक है, आप यहाँ से कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड, जल्दी इसको मिटा लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, फार्मूला बेस्ड, अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली कर ले जाओगे फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड, क्या दिया है। दिया एन सीरीज आरएल सर्किट के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड बहुत तरह के होते हैं, आरसी, आरएल, आरएलसी सीरीज़, ये सब जितने भी सर्किट है फ्रेंड, मैं आपको एक बिल्कुल इस पर स्पेशली मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें बहुत डीप में बताऊंगा फ्रेंड। तो फिलहाल मैं बहुत यहाँ जल्दी से बताना चाहता हूँ कि सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या होता है। देखिए अगर ये केवल आर होता तो वोल्टेज और करंट जो होंगे वो सेम फेज में होते हैं, ठीक है। अगर इसमें आरएल है, ठीक है ना, इसमें आरएल है, अगर सर्किट आरएल है तो हमारा वोल्टेज यहाँ है तो करंट हमारी क्या होगी, इससे लैग कर जाएगी, ठीक है। तो इसके कथन कहने के दो तरीके हो सकते हैं। कह सकते हैं हम कि इसमें जो प्योर आर मतलब सीरीज आरएलसी सर्किट में जो हमारा वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रहा है, ठीक। वोल्टेज को अगर करेंगे हम तो करंट के रिस्पेक्ट में तो क्या बोलेंगे हम, वोल्टेज हमारा करंट से लीड कर रहा है। लेकिन अगर हम जब करंट को वोल्टेज के मतलब तुलना करके बोलेंगे तो बोलेंगे कि करंट जो हमारा है वोल्टेज से क्या कर रहा है, हमारा लैग कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड, ये ऑप्शन नंबर 3 प्रेरक का वोल्टेज करंट से क्या हो रही है, पश्चगामी हो रही है, ठीक है ना। तो फ्रेंड हमारा ये हो गया। और अगर हमारा मान लीजिए कैपेसिटी होता तो करंट हमारा क्या कर जाता, वोल्टेज से लीड कर जाता, आगे चला जाता, ठीक है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे बहुत जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा आरसी, आरएलसी सीरीज़, आरसी पैरेलल, ठीक है ना, आरएलसी सीरीज़, आरएलसी पैरेलल, रेजोनेंस, सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड, एक एक पॉइंट। फिलहाल में बस आप इतना समझिए कि प्रेरक पर जो वोल्टेज होती है धारा से क्या होती है, पश्चगामी होती है, ठीक है फ्रेंड। ये गलत हमारा है, ठीक है। जबकि यहाँ देख रहे हैं ना, जो वोल्टेज बोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट से लीड कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है, हमको इनकरेक्ट ही निकालना था, इसको मिटा लिए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्या दिया है हमारा। अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड कि 3 प्रतिरोध जिनके मान 20 ओम, 30 ओम, 50 ओम डेल्टा में जुड़े हैं, यदि डेल्टा से स्टार रूपांतरण किया जाता है तो स्टार नियोजन में प्रयुक्त समतुल्य प्रतिरोध क्या होंगे। तो फ्रेंड आपको ये सब पता होना चाहिए कि डेल्टा से स्टार कैसे बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कोई चीज़ डेल्टा में जुड़ा है, यहाँ पे देखिए डेल्टा में, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ डेल्टा में जुड़ा है, 3 रजिस्टर यहाँ डेल्टा में जुड़े हैं हमारे यहाँ, ठीक है, डेल्टा में जुड़े हैं हमारे यहाँ पे 3 रजिस्टर, ठीक है। यहाँ मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। अगर आप इसको स्टार में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप देखिए अगर मान लीजिए आप यहाँ का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो आप इन दोनों भुजाओं के सटे हुए देखिए क्या दिख रहा है आपको, R1 इंटू R3 दिख रहा है, ठीक, R1 इंटू R3 दिख रहा है आपको, और डिवाइड बाई जो बच रहा है टोटल यानी R1, R2 प्लस R3 सबको जोड़ दीजिए, ठीक, तो हमारा ये निकल जाएगा। अब मान लीजिए हमको इस दोनों भुजा का निकालना है, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, क्या हमको यहाँ पास में क्या दिख रहा है, R1 इंटू R2 दिख रहा है, और नीचे सेम क्या कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। अगर हमको यहाँ का निकालना है फ्रेंड, तो इन दोनों का सटे हुए भुजा क्या दिख रहा है आपको, R2 इंटू R3 दिख रहा है, ठीक है, तो R2 इंटू R3 कर दीजिए और डिवाइड बाई सबको जोड़ दीजिए, ठीक। तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं फ्रेंड। तो स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए फ्रेंड, बहुत ही सब ईजी क्वेश्चन होता है। तो उसको मिटा लेते हैं फ्रेंड। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा नहीं प्राप्त की जाती है। तो पहली बात फ्रेंड, ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है वो ट्रांसफार्मर के कोर लॉस यानी कांस्टेंट लॉसेस को बारे में बताता है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है, ओपन सर्किट टेस्ट किसको बताता है फ्रेंड, कोर लॉसेस यानी कांस्टेंट लॉसेस को बताता है, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसको बताता है हमारा है फ्रेंड, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हमारा होता है वो वेरिएबल लॉस, ठीक है, यानी कॉपर लॉस को बताता है, ठीक है फ्रेंड। तो
अब एक बात पूछता है कि ओपन सर्किट टेस्ट किस साइड से की जाती है, तो ओपन सर्किट टेस्ट हमारा एलबी साइड से की जाती है, लो वोल्टेज साइड से की जाती है, जबकि हाई वोल्टेज साइड को हम क्या कर सकते हैं, ओपन ओपन रखते हैं। और जस्ट इसका उल्टा होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो किया जाता है फ्रेंड, वो हमारा हाई वोल्टेज साइड से की जाती है और लो वोल्टेज साइड को हम एक मोटे वायर से, थिक वायर से क्या करते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड। और ओपन सर्किट टेस्ट हमारा रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट पे की, रेटेड फ्रीक्वेंसी पे की जाती है। ठीक है फ्रेंड, रेटेड, ताकि रेटेड फ्लक्स प्राप्त हो सके। ठीक है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें रेटेड करंट पे की जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि स्लिप 10% के साथ संचालित स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर इनपुट 100 किलोवाट है, तो इस रोटर द्वारा उत्पन्न की गई कुल ग्रॉस पावर बताइए। फ्रेंड एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका लगाने के तो दो तरीके हैं, आप लगा सकते हैं। एक क्या होता है, आप 100 का 10% निकाल लीजिए, जो स्लिप हो रहा है, जो इनपुट हम दे रहे हैं इसका 10% तो हमारा चला गया किस में, स्लिप में, तो 10% इसका निकाल लीजिए स्लिप। ठीक, तो कट गया, ये बचा हमारा कितना, 10। ठीक, तो चूँकि स्लिप इनपुट हम दे रहे हैं 100 किलोवाट का इनपुट दे रहे हैं, स्लिप में हमारा 10 चला गया। ठीक है, 10 किलोवाट चला गया अगर, तो हमारा टोटल कितना मिलेगा, हम कह सकते हैं कि 100 माइनस 10। ठीक, 100 माइनस 10 अगर हम करेंगे, अगर हम 100 माइनस 10 करेंगे फ्रेंड, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 100 माइनस 10 बराबर हमारा 90 किलोवाट आंसर मिल जाएगा। ठीक, एक तो तरीका ये है, तभी हमारा आंसर आ रहा है। दूसरा तरीका आप फार्मूला लगा लीजिए। दूसरा तरीका आप इसमें फ्रेंड फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला लगाने का मतलब देखिए, तो दूसरा इसमें फार्मूला लगा लीजिए। क्या होता है फार्मूला हमारा, पीजी क्या होता है फ्रेंड, पीजी बराबर 1 माइनस एस इंटू पी इन। ठीक, आप इसमें रख के देख लीजिए। ठीक, स्लिप का मान 10% दिया है, यानी 1 माइनस 0.10, अब पी इनपुट हमारा दे ही रखा है कितना, 100। ठीक, तो यहाँ करेंगे अब तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड, 0.90 मिलेगा हमारा। आज जब 100 से गुणा करेंगे तो आपको 90 किलोवाट आंसर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो बेसिकली आपको इसमें फार्मूला ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस एस इंटू पी इन। ठीक है ना, ग्रॉस पावर। चलिए इसको मिटा लेते हैं फ्रेंड। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था फ्रेंड। और आपको बताया था फ्रेंड, हम शुरुआत में बताते आ रहे हैं फ्रेंड कि डीएमआरसी ने क्वेश्चन जो पूछा है फ्रेंड, इसमें बस इंग्लिश का लोचा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें वैकेंसी अगले साल ज़रूर आएंगी फ्रेंड, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि हर साल लगभग वैकेंसी आती रहती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए आप तैयारी बनाए रहिए, टेक्निकल भी पढ़ते रहिए और साथ में नॉन टेक इंग्लिश का भी आप तैयारी करते रहिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिए, एक वोल्टेज डिवाइडर 22 में ऑपरेटिंग पॉइंट 3 वोल्ट 2 मिली एम्पेयर, यदि VCC 9 वोल्ट है, RC इतना है, तो RE का मान बताइए। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में हमको कुछ डाउट लग रहा है फ्रेंड। ठीक है, मैं आपको बाद में बताने की कोशिश करूँगा इसको, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। इसको मिटा लेते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा इसमें मैं फ़िलहाल में पहली बार बना रहा हूँ तो मुझे दिक्कत हो रहा थोड़ा सा लिखने में इस पर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड कि 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा 10 प्लस J20 है, तो करंट का मान बताना आपको है। तो फ्रेंड आपको पता ही होगा फ्रेंड, करंट कैसे निकालते हैं फ्रेंड हम लोग, I बराबर V/Z। कुछ नहीं सोचना है फ्रेंड, जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाना है। अब बताइए V का मान आपको क्या दिया है फ्रेंड, 120 दिया है कि नहीं दिया है, और Z का मान आपको क्या दिया है फ्रेंड, Z का मान आपको दिया है 10 प्लस J20, ये ना दिया है फ्रेंड। V का मान आपको दिया है 10 प्लस J20। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जब हर का जब परिमेयकरण करेंगे, यानी ऊपर नीचे 10 माइनस जे पीस से जब गुणा करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो ये डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। ये 2.4 माइनस
4.8, ये आपको आंसर मिल जाएगा 100%। ठीक है फ्रेंड, आप इसको लगा लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं पूरा सॉल्व करने लगूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड हम लोग का, उसको मिटा लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या दिया है फ्रेंड कि एक चल लॉ यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हिस्टैरिसीस लॉस को कम कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। म्यू मेटल या परमिलाइस लगाकर इसको हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के हम हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्या दिया है, यदि एक पैरेलल आरसी सर्किट के 1 मेगाहर्ट्ज पर 10-j30 ओम है, मतलब इम्पीडेंस जो है 1 मेगाहर्ट्ज पर 10-j30 है, तो आर का मान बताना है। फ्रेंड बहुत सिंपल है, बताइए आप। यहाँ पे जेड का मान दिया है, जेड का मान क्या दिया है फ्रेंड, 10-j30, ये नहीं दिया है फ्रेंड। ठीक, तो आप y का मान निकाल सकते हैं क्या फ्रेंड, y बराबर क्या होता है 1/z, यही तो होता है फ्रेंड, यही तो होता है, y बराबर 1/z हमारा होता है। आप इसमें रख लीजिए y बराबर 1/z। ठीक है, तो y बराबर 1/z रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1-10 हमारा हो जाएगा कि नहीं फ्रेंड। चलिए इसको मिटा के अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग हैं क्या है। अब बताइए y बराबर हमारा क्या आ गया, जल्दी बताइए फ्रेंड, y बराबर हमारा क्या मिला। तो फ्रेंड आपको y बराबर जो मिला है फ्रेंड, अभी आपको y बराबर क्या मिला है बताइए, सॉरी आपको y बराबर मिला है 1/10-j30, यही तो मिला है आपको y बराबर। ठीक, आप इसका परिमेयकरण कर लीजिए, यानी ऊपर भी आप 10 + j30 का गुणा कर लीजिए और नीचे भी आप 10 + j30 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो y जो हमारा मिलता है, y के जो फाइनली वैल्यू क्या आती है, y बराबर हमारी मिलती है g + jb। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है, ससेप्टेंस हो जाता है। ये हमारा इंडक्टिव ससेप्टेंस, कैपेसिटिव ससेप्टेंस के रूप में हमारा ये जेबी मिलता है। ठीक है, जेबी हमारा क्या होता है, एक तरीके का ससेप्टेंस होता है। ये जी तो ऑपरेटर है, बी इसमें ससेप्टेंस का काम करता है। जी फ्रेंड इसको आप सॉल्व करोगे जब तो जी मिलेगा कुछ ना कुछ। अब बताइए जब आपको जी मिल गया फ्रेंड तो आर नहीं निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आर बराबर क्या हमारा होता है फ्रेंड, क्योंकि आर बराबर होता है हमारा 1/g। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आर बराबर हमारा क्या होता है 1/g होता है। ठीक है, आपको जैसे ही जी मिल जाए आप रख लीजिए, आपको आर का मान मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें बस बेसिकली यही सीखना है, यही तरीका, बस इसको आप उल्टा कर लीजिए, वाई का मान निकाल लीजिए जेड से। ठीक है, आप यहाँ पे जी का मान कंपेयर करके निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस इसमें कुछ बताने लायक नहीं था फ्रेंड, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसको मिटा लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हुए। फ्रेंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, मैं ऐसे ही वीडियो अभी मैं इसके बाद आज ये ख़त्म करके फ्रेंड मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। जस्ट कोई ना कोई प्रीवियस ईयर जो जेई में जो अब तक पेपर आए उसको मैं सॉल्व कराऊँगा फ्रेंड। अगर आपकी राय होगी तो आप जो पेपर बोलेंगे मैं उसको सॉल्व कराऊंगा जो हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पेपर सॉल्व करवाना है। चलिए देखते हैं फ्रेंड अगला हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 66 दिया, एक प्रतिवर्ती धारा को I बराबर 40 sin 628t द्वारा व्यक्त किया है, तो आवृत्ति बताना है। फ्रेंड इसमें क्या है, कुछ नहीं है फ्रेंड, इसमें आवृत्ति बताना है आपको। तो इसको हम कंपेयर कर लें, I बराबर Im sin ω-t, तो इसमें जब ω-t करेंगे फ्रेंड तो ω-t बराबर क्या मिल जाएगा फ्रेंड, 628t मिलेगा आपको, मिल जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ t से t हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ओमेगा का मान क्या होता है फ्रेंड, 2πf होता है। ठीक, और यहाँ हो गया 628। ठीक, अब सॉल्व करिए, f का मान निकाल लीजिए। 628 में आप
2 पाई से डिवाइड कर लीजिए। ठीक, 628 में आप 2 पाई से डिवाइड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था फ्रेंड, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं था बहुत ज़्यादा। चलिए